हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेड विद आकृष। तो आज का वीडियो है भाई कि सिप क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर हम किसी ब्रोकर के थ्रू करें या फिर हम डायरेक्टली उसको इन्वेस्ट करें, स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं बेसिक्स जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में आते हैं जब वो जिसको सिप का नहीं पता है, ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो स्पेशली बनाया है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखो। ठीक है, बीच में कोई भी स्टेप स्किप मत करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होंगे सारे। ठीक है, इन केस फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो जस्ट लेट मी नो ओवर द कमेंट्स। ठीक है, मैं उनको सही करने की कोशिश करूंगा। ठीक है गाइस, तो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज सिप। ठीक है, तो इस प्रेजेंटेशन पे आते हैं। तो सिप इज a systematic investment plan, more popularly known as SIP, is a facility offered by mutual funds to the investors to invest in a disciplined manner. Basically, ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं इन्हीं को हम सिप बोलते हैं, बट ये सिप नाम इसलिए दिया गया है कि म्यूचुअल फंड्स में हम सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते हैं हर महीने या क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली, या फिर हम लमसम वगैरह भी, जिसके हम आगे बात करेंगे। ठीक है, उस तरीके से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में बेसिकली। ठीक है, आगे धीरे धीरे हम समझेंगे कि कैसे क्या होता है, कौन होते हैं फंड्स, कौन सी सिप लेनी चाहिए, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बेसिकली हम समझ रहे हैं कि सिप क्या होता है। तो SIP facility allows an investor to invest a fixed amount of money at predefined intervals in the selected mutual funds scheme। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर कोई एक फिक्स अमाउंट एक डिसाइड कर लेते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 500। ठीक है, मैक्सिमम हम 5,000, 10,000, 20,000 भी लगा सकते हैं किसी सिप में, जो हर महीने एक प्री डिफाइंड डेट पे बेसिकली हम या तो हर महीने की 5 को कर सकते हैं, 10 को कर सकते हैं, 15, 20, 25, ये अकॉर्डिंग टू सिप होता है। ठीक है, हर एक सिप में जो डेट्स हैं वो अलग अलग भी हो सकती हैं और सेम भी होती हैं। मैक्सिमम वो 5 दिन के गैप पे ही होती हैं, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पे डेट हम डिसाइड कर लेते हैं पहली, और उस डेट पे क्या होता है, अकाउंट से उतना जो पैसा हमने डिसाइड किया है उतना वो पैसा डिडक्ट हो जाता है सिप के लिए। ठीक है, और द फिक्स अमाउंट ऑफ मनी कैन बी एज लो एज ₹500। ठीक है, while the predefined SIP intervals can be weekly, monthly, quarterly, semi annually और annual basis। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से हमें ये पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम उसको वीकली करना चाह रहे हैं या मंथली या क्वार्टरली, जैसे मर्जी हम इसको यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये तो होगी सिप की बात। ये हमारे पास बेनिफिट्स क्या हैं कि जब हम रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं सिप में, व्हेन यू इन्वेस्ट रेगुलरली थ्रू सिप एंड इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म, द बेनिफिट्स आर मैग्नीफाइड बाय द कंपाउंडिंग इफेक्ट। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन यू इन्वेस्ट रेगुलरली थ्रू सिप एंड इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जितना आप लंबे टाइम के लिए रखोगे, यानी कि ये देखो, ये पहली चीज ये नहीं कि आप इसको 6 महीने या साल भर के बाद विड्रॉ कर लो। ठीक है, आपको बेनिफिट होगा, लेकिन जो गेन्स होंगे बहुत ही नॉर्मल से होंगे, वो आपको एफडी वगैरह में भी मिल जाएंगे बड़े आराम से। ठीक है, सिप का फायदा क्या होता है, जो सेकंड लाइन है ये वाली, द बेनिफिट्स आर द मैग्नीफाइड बाय द कंपाउंडिंग इफेक्ट। ठीक है, इट मींस ये आपको जो आपका पैसा ग्रो हुआ है, यानी कि मान लो आपने 1,000 रुपए तो शुरू करा है, ठीक है, और 1,000 के 1,100 हो गए, तो वो 1,100 के ऊपर आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट देता है, यानी कि अगली जो आपकी जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो 1,100 रुपए पर लगेगा। ठीक है, या ना कि 1,000 रुपए पे। तो वो जितना आपका ग्रो हो रहा है पैसा, उसी के ऊपर बढ़ता जा रहा है पैसा, आपका आपका जो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती जा रही है उसी हिसाब से। इसलिए सबसे काम की चीज होती है सिप। ठीक है, next is compounding effect ensures that you earn returns not only on your principal amount but also on the gains on the principal amount. That is, your money grows over time as the money you invest earns returns and the returns also earn returns। ठीक है, जो बात मैंने अभी आपको बताई कि जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया, मान लो 1,000 रुपीज आपने इन्वेस्ट किए, उस पे आपको रिटर्न मिला 100 रुपए। ठीक है, एक महीने में यार 100 रुपए मिल गए आपको, मान लीजिए। ठीक है, तो अगले महीने क्या होगा कि 1,100 रुपए, आपका 1,100 हो गया ना, 1,000 + 100, तो वो 1,100 हो गया। 1,100 के ऊपर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न मिलेगा। तो बेसिकली आपको जो आपका रिटर्न आया उसके ऊपर भी रिटर्न मिल रहा है बेसिकली। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, रिटर्न ऑन रिटर्न। ठीक है, व्हाट इज नेक्स्ट। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है भाई, फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप अपने जो अमाउंट है, यानी कि 500 है या 1,000 है, इसको आप अपने हिसाब से कभी भी
इसको बढ़ा सकते हो या घटा भी सकते हो। हालांकि कई सारे जो फंड हाउसेज हैं वो हर एक फंड हाउस आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता है, बट मैक्सिमम आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि आप अपने अमाउंट को कम या ज्यादा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द टाइम। ठीक है, हो सकता है आज मेरे पास 1000 रुपए नहीं है, मैं चाहता हूँ अगले महीने से 500 घटे, या फिर मैं चाहता हूँ मेरी सैलरी बढ़ गई है, मैं 1000 नहीं, हर महीने में आई वांट कि 2000 रुपए इन्वेस्ट हो। ठीक है, ऐसा मैं चाहता हूँ, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें ये मिल जाती है सिप के थ्रू। ठीक है, कन्वीनियंस क्या होता है कि SIPs are a hassle-free mode of investing. You can easily do it online with a one-time set of instructions. Your SIP will automatically start getting accumulated. ठीक है, तो सब कुछ ऑनलाइन है, कहीं आपको बैंक नहीं जाना है, किसी ब्रोकर से बात नहीं करनी है, किसी और बंदे से बात नहीं करनी है। जस्ट सिंपली एक अकाउंट आपको ओपन करना है, लॉगिन क्रेडेंशियल बनाने हैं, जस्ट उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है लाइक पैन कार्ड और लॉगिन आईडी वगैरह। तो पासवर्ड वगैरह क्रिएट करो, जैसे हम गूगल वगैरह पे अपनी आईडी भी जनरेट करते हैं, सेम वैसे ही हमने इन साइट्स पे भी अपना अकाउंट बनाना होता है। ये मैं आगे लाइव दिखाऊंगा आपको बना के। ठीक है, तो ये बहुत इजी है और एक ही बार आपको इंस्ट्रक्शन देने हैं कि भाई इतने पैसे कटे हमारे हर महीने और इस डेट पे कटे, उस टाइम पे वो डिडक्शन होती रहती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि लोअर रिस्क। ठीक है, ये सिप स्प्रेड्स योर इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम एंड रिड्यूसेस द रिस्क टू कैपिटल एंड विल हेल्प यू नेविगेट वोलेटिलिटी बेटर। ठीक है, अब ये तो बोल रहे हैं कि रिस्क कम है। ठीक है, तो बेसिकली जो म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें हम सिप के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली उन म्यूचुअल फंड्स में। तो म्यूचुअल फंड्स में क्या है कि सारा पैसा वो एक जगह नहीं लगाते हैं, उनसे वो 10 या 20 50 तरह के स्टॉक्स खरीद के रखते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जीरो हो जाएगा, कभी कभी 2 डाउन होते हैं या 3 डाउन होते हैं। और वो फंड मैनेजर जो होते हैं, जो उन सिप को या म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करते हैं, दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड गाइज, जो 15-15 10-10 सालों से स्टॉक मार्केट में है। तो दे नो कि कौन से स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कौन सा टेक्निकली अच्छा है स्टॉक है। तो उस लिहाज से हम वो रिस्क को कम कर देते हैं, यानी कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, हमारे हमारे वो 1000 रुपए बेसिकली। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होता है, रिस्क कम हो जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट सिप या म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि कितने तरह के ये हम म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो 3 तरह के होते हैं मेजरली, इक्विटी फंड्स होते हैं, डेट फंड्स होते हैं और हाइब्रिड फंड्स होते हैं। ये सेलेक्ट कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, अभी हम आगे समझेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये 3 क्या होते हैं, इक्विटी फंड्स क्या होते हैं, डेट फंड्स क्या होते हैं, इनके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, हाइब्रिड फंड्स क्या होता है, इनके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, ये समझ लेते हैं पहले। सबसे पहले आता है भाई इक्विटी फंड्स। ठीक है, तो ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है कि भाई हाई रिस्क और हाई रिटर्न। ठीक है, तो आप ये समझो यार, कहीं पर भी, दिस इज नॉट अबाउट स्टॉक मार्केट, कहीं पर भी जब आपको हाई रिटर्न जैसे की चीज दिख रही है, तो आप एक बात बहुत आराम से समझ सकते हो कि वहां पर रिस्क भी हाई ही है। ठीक है, होगा 100%। अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर, कर करते हो पैसा, कहीं बिजनेस में, कहीं पर भी, ठीक है, अगर वहां आपको हाई रिटर्न अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो ये मान के चलो वहां रिस्क भी हाई होगा। बहुत कम ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जहां पर आपको हाई रिटर्न मिले और लो रिस्क हो, ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, लाइक क्रिप्टो में मतलब कोई अपर सर्किट या लोअर सर्किट जैसी चीज नहीं होती है। ठीक है, तो अगर क्रिप्टो में एक दिन में पैसा 1-2 गुना भी हो गया है, तो उसी हिसाब से जीरो भी हो जाता है। तो रिस्क भी हाई है और रिटर्न भी हाई है। ठीक है, बट यहाँ पर हम ये चीज को कम कैसे कर सकते हैं, देखो रिटर्न हाई ही रहेगा यहाँ पर, और रिस्क कम कैसे हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पर जो अपना इन्वेस्टमेंट है उसको हम 5 से ज्यादा सालों के लिए इन्वेस्ट करते रहें, मतलब उस पे। ठीक है, तो 5-6 साल 10 साल जितना हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, बहुत ड्रास्टिकली रिटर्न का जो आपका अमाउंट है वो बढ़ता जाता है। वो मैं आपको कैलकुलेटर में शो करूंगा बाय प्रैक्टिकल। ठीक है, हम जब टाइम को बढ़ाते जाते हैं, हमारी जो ड्यूरेशन है इन्वेस्टमेंट की वो बढ़ाते हैं, तो रिटर्न जो है कितने ड्रास्टिकली चेंज होता है। ठीक है, तो उनके लिए अब ये दूसरा हमारे पास टाइप है, दैट इज डेट फंड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मान लो यार किसी को नहीं चाहिए हाई रिटर्न, बट वो चाहता है कि मेरा पैसा सेव रहे। ठीक है, मतलब नेगेटिव में ना जाए, या फिर हमें ठीक ठाक रिटर्न मिलता रहे। ठीक है, ज्यादा मैं चेक भी ना करूं ऑनलाइन, मेरे को ट्रैक ना करना पड़े, तो उनके लिए होता है भाई डेट फंड्स। ठीक है, तो ये लो रिस्क है, लो रिटर्न है। ठीक है, तो इनको हम छोटी टाइम फ्रेम के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल 3 साल के लिए। ठीक है, तो बेसिकली डेट फंड्स क्या होते हैं कि ये आपको एफडी जितना रिटर्न दे देते हैं। जो जैसे हम एफडी का कराते हैं तो 50-60 हजार के में एक बार में पैसे देने होते हैं सारे। ठीक है, तो हमें साल में वो आजकल 6% का रेट चल रहा है मैक्सिमम बैंक्स का, 5 6 या 6% का। तो इतना रिटर्न हम टुकड़ों में भी अगर हम पैसे 50 हजार जमा कर देंगे साल भर में, तो उतना ही रिटर्न हमें यहाँ पे डेट फंड्स दे देंगे। इकट्ठे ना देके पैसे हम टुकड़ों में देंगे उसको हर महीने। ठीक है, सिप लगा के।
तो ये वो उस तरह का एक फंड है होता है, ठीक है, उसमें सिप लगा देते हैं। हाइब्रिड फंड्स क्या होता है कि भाई इन दोनों का मिला जुला, मतलब कि मोस्टली हाइब्रिड फंड्स में क्या होता है कि 70% जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी फंड्स में होती है, और 30% जो होता है, या 30 या 25% वो होता है आपका डेट फंड में इन्वेस्टमेंट। ये एक हाइब्रिड है, इनका रिटर्न डेट फंड से ज्यादा होता है बट इक्विटी फंड से कम होता है। बेसिकली मीडियम रिस्क से मीडियम रिटर्न वाले आपके फंड्स होते हैं, ठीक है। अब क्या बात करते हैं कि भाई सेलेक्ट, अभी नेक्स्ट स्लाइड कौन सी है हमारे पास, ओके। तो सबसे पहले चलते हैं इस लिंक पे, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि अब हम बात करने वाले हैं कि हम सेलेक्ट कैसे करें बढ़िया फंड्स को, ठीक है। मनी कंट्रोल है भाई, आप भी जा सकते हो, दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये लिंक आपको डायरेक्टली इस पेज पे ले जाएगा। यहाँ पर आपको ऊपर 4 तरह के आपको कैटेगरीज दिख रही हैं, नीचे रैंक्स दिख रही हैं। इक्विटी हैं, हाइब्रिड फंड्स हैं, डेट हैं और अदर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर रैंक दिख रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर हम इक्विटी चेक कर रहे हैं, अगर आप हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टर हो तो आपको इक्विटी सेलेक्ट करना है और रैंक सेलेक्ट कर लो 5 स्टार, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिप रिटर्न्स बाई डिफॉल्ट रिटर्न्स पे होता है, तो आपको यहाँ पर SIP रिटर्न्स पे क्लिक करना है, ताकि आपको एक्चुअल जो रिटर्न है किसी फंड्स के, वो आपको एक्चुअल में सिप के रिटर्न दिखाए, ना कि ओवरऑल रिटर्न, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे दो चीज हमने सिलेक्ट कर ली, इक्विटी रैंक सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे सिप रिटर्न सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास आ रहा है भाई कॉन्ट्रा फंड आ रहे हैं, SBI कॉन्ट्रा फंड आ रहा है, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसके बारे में बात करेंगे हम कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ कौन से होते हैं और लमसम कौन सा होता है, ये सब चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि भाई यहाँ पर क्या चल रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं, ELSS वाले छोड़ देते हैं क्योंकि इनमें लॉक इन पीरियड होता है 3 साल के लिए, ठीक है। 3 साल से पहले पैसा हम निकाल नहीं सकते, तो इसको आप अवॉइड करें अगर आप लॉक इन नहीं रखना चाहते हो, ठीक है। हालांकि ये फंड्स अच्छे हैं, ऐसा कोई खराबी नहीं है, बट इसमें जो आपका जो रिडेम्पशन पीरियड है वो एटलीस्ट 3 इयर्स होता है, उससे पहले आप इसमें पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो जब जिनके आगे ELSS लिखा है उनको आप अवॉइड करो फिलहाल, ठीक है। हम चलते हैं, चलो इसके ऊपर, मान लो ये है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ठीक है। आपको क्या नोटिस करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सबसे बड़ी चीज करनी है कि फंड हाउस का साइज कितना है, देखिए करोड़ में वैल्यू है, यानी कि 29,749 करोड़ रुपए इस फंड हाउस के पास है, जिसको इसने इन्वेस्ट किया हुआ है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। अब ये 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर्स के यहाँ पर आपको डेटा दिख रहा है, यानी कि 1 साल में इसने 12.5% का रिटर्न दिया है, और 2 साल में 27%, 3 साल में 52% का, और 5 साल में 65% का रिटर्न दिया है। बट दीज आर नॉट दी एक्चुअल रिटर्न्स, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं, चलो, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे क्या दिखेगा आपको, ये सारी चीजें दिख रही हैं, ठीक है। ये ग्राफ दिखेगा जो नीचे इस कैटेगरी के जो आपका इंडेक्स है वो नीचे है, और जो ब्लू वाली लाइन है जो इस फंड को आप देख रहे हो वो है। तो बेसिकली इस कैटेगरी में ऊपर की तरफ चल रही है, तो ये चीज नोटिस करें कि हम जो भी सिप सेलेक्ट करेंगे वो उसके जो ग्राफ है वो ऊपर होना चाहिए इंडेक्स से, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो इंडेक्स ओवरऑल कैटेगरी से अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस कैटेगरी में, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो यार, एक चीज होती है कि ये वही रिटर्न्स हैं जो हमने पिछले पेज पे देखे थे, ठीक है। ये सेम फिगर दिख रही थी आपको, क्या कहते हैं यहाँ पर, सॉरी, SIP रिटर्न्स देख रहे हैं हम। 1 साल की 12.5 पे दिख रही थी, फिर 2 साल की 27 दिख रही थी, बट दीज आर एब्सोल्यूट रिटर्न्स, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अगर आपको एग्जैक्ट रिटर्न चाहिए वो, तो आप फोकस करो एनुअलाइज रिटर्न्स पर, ठीक है। यानी कि 1 साल में इस फंड ने 23% का रिटर्न दिया है, 2 साल में 24%, 25% लगभग, 3 साल में 29, और 5 साल में इसने दिया है 20% का रिटर्न, ठीक है। तो बेसिकली देखो, अभी यहाँ पे एक छोटा सा पिक्चर लगा हुआ है कि अगर आपने 1000 रुपीज की सिप स्टार्ट करी होती, यानी कि दिस इज शोइंग फॉर एवरी मंथ, ठीक है। अगर आपने 9 नवंबर 2021, यानी कि पिछले साल, अगर आपने 1000 रुपए स्टार्ट किए होते हर मंथ, आपने इन्वेस्ट कितने किए, 12,000 रुपए, आपके पैसे बढ़ के हो गए अभी 13,502 रुपए, यानी कि आपको लगभग 1,500 रुपए का यहाँ पर गेन हो गया है, ठीक है। और अगर यही पैसे आपने 2 साल पहले लगाए होते, 24,000 के आपके 30 हो गए होते, 36 के आपके यहाँ पे 3 साल में आपके 36 के 54,000 हो गए होते, और 5 साल का डेटा दिख रहा है तो 60,000 के इसमें आपको लगभग 1 लाख रुपए आपके बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपको दिखा रहा है एनुअलाइज्ड रिटर्न, तो आपको इस फिगर पे जाना है, इस फिगर पे नहीं जाना है, ठीक है। ये फिगर अच्छी होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। जैसे इसमें भी अच्छी है 20% फॉर, अगर हम एवरेज देखते हैं 5 साल का, तो बहुत अच्छा फिगर है, ठीक है। अब एक चीज हमने नोटिस कर ली, हमने रिटर्न्स में क्या देखना है बेसिकली। दूसरा हमने ये देखना है कि पोर्टफोलियो के अंदर जाना है,
यहाँ पर देखना है कि इस फंड में कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट है। अब चूंकि ये इक्विटी फंड है तो इसलिए आपको यहाँ पर 92% जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में दिख रही है, अदर्स में आपको दिख रही है सिर्फ 8%। तो हमें टोटल 100% करना होता है। मैक्सिमम जो लेवरेज है वो इक्विटी फंड्स में लिया गया है। ठीक है। अब इस फंड हाउस ने कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, किन स्टॉक्स में किया हुआ है? आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई है, इन्फोसिस है, एचडीएफसी, नेशनल थर्मल पावर। तो पूरा आपको यहाँ पोर्टफोलियो दिख जाएगा कि कोल इंडिया, ये सारे अच्छी हैं बुरी हैं, तो आप अपने हिसाब से भी एनालाइज कर सकते हो कितना पैसा लगाया हुआ है, कितने परसेंट होल्डिंग है, ठीक है, एक कितनी क्वांटिटी ली हुई है, ये सारी चीज आपको इस पेज पे दिख जाएगी। अगर आप डिटेल में जाओगे, क्योंकि अभी तो ये सारे नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ पर कितने 53 टोटल जिसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, बट चूंकि आपको इस पेज पर सिर्फ 10-11 ही दिख रहे हैं, तो आपको वो सारे के सारे 53 आपको नेक्स्ट पेज पे दिख जाएंगे यहाँ पर। ठीक है। उनको चाहो तो आप देख सकते हो, चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। ठीक है। मेन तो आपके यही है जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज लगी हुई है। ठीक है। ये फंड हाउसेस अपने हिसाब से जो ये इन्वेस्टेड अमाउंट है इसको कम ज्यादा करते रहते हैं एज पर दी परफॉर्मेंस ओवर दी ऑन दी स्टॉक मार्केट। तो ये कम ज्यादा होता रहता है। ठीक है। फिर भी आपको जो दो तीन चीजें फोकस करनी है वो मैंने बता दी। एनुअलाइज रिटर्न पे फोकस करो, और अगर आपको पोर्टफोलियो चेक करना है तो किन किन स्टॉक्स में लगाए हुए हैं वो चेक कर सकते हो आप। ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपना जो सिप है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक मेरी एक पर्सनल एडवाइस है यहाँ पर, आप चाहो तो उसको कंसीडर करो, आप चाहो तो ना करो। ठीक है। फंड हाउस का जो साइज है ना वो इतना भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा है। दिस इज वेरी ह्यूज, 29,000 करोड़ इज वेरी ह्यूज अमाउंट। ठीक है। यहाँ पर आप कोई बीच का आप देखो जिसका 4-5 हजार है, 3 हजार है, ऐसा कुछ आप अगर फंड हाउस देखोगे तो उसमें रिटर्न और इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ी अच्छी मिल जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है एच डी एफ सी फोकस 30 फंड डायरेक्ट प्लान। ठीक है। इसमें रिटर्न देखो आप थोड़ा सा इसमें ज्यादा है 66। इसको ओपन करके देखेंगे अगर हम, हो सकता है उस फंड से थोड़ा सा हमें बेटर यहाँ पर रिटर्न मिल जाए। देखो 5 साल का तो देख रहे हैं हम तो 20% ही है, लगभग बराबर है। बट 3 साल में 31 है, वहां पर 25 था आई बिलीव। ठीक है। देख लेते हैं एक बार, ये 29 है यहाँ पर और यहाँ पर 31 है, मतलब 2% का फर्क है। फर्स्ट ईयर में 26 और 29 है, यहाँ पर 23 और 24 है, तो लगभग परसेंटेज में काफी फर्क है, 2-3%। और ये फंड हाउस उससे छोटा है, यानी कि अगर हम ये देख रहे हैं तो सिर्फ ये 2600 करोड़ का है और ये 29,000 करोड़ का है। तो इस तरह से आप यहाँ पर सिलेक्ट करो अपने हिसाब से। ठीक है। हालांकि ये सारे ही फंड अच्छे हैं बट आपको डिटेल में पता करना है। ठीक है। तो ये उस हिसाब से आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि फंड हाउस का साइज क्या है, क्योंकि इसमें जो इम्प्रूवमेंट की कहीं ना कहीं जो गुंजाइश है वो कम हो जाती है। ठीक है। यहाँ पर अभी अभी लोग पैसा लगा रहे हैं तो ये बढ़ेगा फंड हाउस, अभी इसका स्टार्टिंग फेज है। ठीक है। तो ये अपने फंड पे ज्यादा फोकस करते हैं बेसिकली। ठीक है। ये एक पर्सनल मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर हम बीच का कोई साइज पकड़ते हैं तो वहां पर हमें रिटर्न और इन्वेस्टमेंट अच्छी मिल जाती है। ठीक है। तो ये हो गया, ऐसे हमने सिप को सिलेक्ट करना है। ठीक है। अगर आप हाइब्रिड देख रहे हो सेम वही तरीका है, यहाँ पर फिल्टर लगाओ पहले। ठीक है। हाइब्रिड सिलेक्ट किया, रैंक सिलेक्ट किया, यहाँ पर एसआईपी रिटर्न्स देख लिया। अभी देखो वहां पर हमें 65-60 दिख रहे थे, यहाँ पर जो हमें इन्वेस्टमेंट है वो हमें कम दिख रही है, थोड़ी 51-34 समथिंग दिख रही है। ठीक है। अगर हम इसको ओपन कर लें, चलो देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। इसमें जो एनुअलाइज रिटर्न है वो इक्विटी फंड से थोड़े कम दिखेंगे आपको। देखो 13, 15, 20, 16। ठीक है। ये आपको यहाँ पे थोड़े कम दिखेंगे। सेलेक्ट करने का जो एक फॉर्मूला है वो सेम ही है जो मैंने अभी इक्विटी में बताया। अगर आप डेट देखोगे तो और कम आपको यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। ये भी एसआईपी देखो सिर्फ 8 और 18 पे रह गया। अगर हम मान लो यही ओपन करते हैं, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे जो आ रहा है, इसमें आपको रिटर्न मिलेंगे 5-6, लगभग वही एफडी बराबर जो मैंने आपको शुरू में बताया। ठीक है। तो डेट फंड सेफेस्ट हैं। ठीक है। इनमें रिटर्न भी आपको सबसे कम मिलेंगे बट ये सेफेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। तो जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है ये। ठीक है। हर महीने पैसे कटते रहेंगे और आपको एफडी का इंटरेस्ट उस पर मिलता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं अभी स्लाइड पे अपनी। ये लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात आती है कि ये क्या चीज है भाई, डायरेक्ट फंड कौन से हैं, रेगुलर फंड कौन से हैं और लमसम फंड कौन से हैं। ठीक है। तो डायरेक्ट फंड्स क्या होते हैं? दीज फंड्स आर परचेज डायरेक्टली फ्रॉम फंड हाउसेज एंड डोंट नीड टू पे एनी कमीशन टू एनी ब्रोकर। तो बेसिकली ये फंड का जो नाम है ना वो सेम ही होता है, बट क्या होता है कुछ फंड्स हम डायरेक्टली खरीद सकते हैं। यानी कि हमने मान लो आईसीआईसीआई का खरीदना है, तो आईसीआईसीआई के म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके अपना लॉगिन बनाना है और फिर वहां पे हमने परचेज कर लेना है। तो ये हो गया, हमने डायरेक्टली परचेज कर लिया सीधा कंसर्न वेबसाइट से या ऐप के थ्रू। ठीक है। रेगुलर फंड्स क्या होते हैं कि भाई ये एक हमने अपना अकाउंट बनवाया हुआ है कहीं ब्रोकर के पास। ठीक है। कोई सा भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, जैसे मेरा ट्रेड स्मार्ट है, या कहीं भी कोई सा भी अकाउंट हो सकता है।
वो भी ये फैसिलिटी देते हैं कि आप एसआईपी स्टार्ट कर दो। वो उनके पास ये वाले फंड नहीं होंगे, डायरेक्ट फंड्स। आप कभी भी नोटिस करो, ये फंड कोई नहीं देगा, डायरेक्ट फंड्स कोई भी ब्रोकर, उनके पास यही फंड होंगे, रेगुलर फंड्स। लिखा होता है साफ साफ कि रेगुलर फंड्स हैं ये, ठीक है। लमसम क्या होता है? लमसम आप दोनों ही तरीके से खरीद सकते हो, डायरेक्टली खरीद सकते हो और रेगुलरली खरीद सकते हो। लमसम क्या होता है कि अभी मेरी मान लो 5,000 पर मंथ की एसआईपी चल रही है, बीच में मैंने देखा कि यार मार्केट ना बहुत डाउन हो गया, 1000 पॉइंट्स के नीचे डाउन हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ उस केस में कि मैं एक लमसम अमाउंट, यानी कि वन टाइम इन्वेस्ट होता है ये, तो आप वो कभी भी कर सकते हो। मान लो मैं 5 या 10 हजार रुपए मैं उसमें और इन्वेस्ट कर देता हूँ अपनी तरफ से। तो जो सिप चल रही है वो तो चलती रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। बट ये मैंने उसी इन्वेस्टमेंट में मैंने 10 हजार रुपए एक्स्ट्रा डाल दिए, तो ये हो गया लमसम फंड। या फिर एसआईपी अगर नहीं लगाना, मुझे हर महीने नहीं कटवाना, मुझे सिर्फ एक बार में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं एसआईपी में न लगा के अलग से एक ऑप्शन आता है लमसम फंड्स का। तो वो क्या होता है, हर महीने नहीं काटेगा। मैं एफडी करवाता हूँ बैंक में, ठीक है, कि मैंने 1 लाख की एफडी कर दी, तो एक फिक्स अमाउंट मैंने बैंक को दे दिया, वो मेरे को साल के अंत में 6 या 7% का मुझको इंटरेस्ट देके खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम चीज है। लमसम फंड्स आप 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए जो भी है, आप एक बार में वन टाइम इन्वेस्ट कर दो, म्यूचुअल फंड में डाल दो और छोड़ दो उसको। फिर वो हर महीने ऐसा नहीं होगा कि हर महीने कटेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एक ही बार में इन्वेस्ट आपको डाल देगा आपके पैसे, फिर आप 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, साल बाद, जब भी आपका मन करे आप निकाल सकते हो उस पैसे को, ठीक है। ये होता है लमसम फंड्स। और ये भी आप डायरेक्टली खरीद सकते हो, मतलब कंसर्न वेबसाइट से, या फिर आप ब्रोकर के थ्रू कर सकते हो। अब यहाँ पे फर्क ये आता है कि भाई इनमें फर्क क्या है, मैं क्यों ब्रोकर से ना खरीद के मैं डायरेक्टली खरीदूं। तो भाई इनमें सबसे बड़ा फर्क होता है रिटर्न्स का, बेसिकली, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट फंड्स की बात करें पहले, ठीक है, डायरेक्ट फंड्स की बात करें तो प्रॉस क्या है इसके, हम बहुत आसानी से इसको खरीद सकते हैं। सिंपल एक हमने लॉगिन आईडी बनानी है वेबसाइट पे जाके, मान लो मिराई का खरीदना है तो मिराई के म्यूचुअल फंड पे जाएंगे, वहाँ लॉगिन बनाएंगे अपना पैन कार्ड वगैरह डाल के, वो अपना लॉगिन बना के दे देगा, खत्म। इतना ही है काम, ठीक है। उसके बाद हमने ऐसा भी सिलेक्ट करनी है, वो मैं अभी आपको शो करूंगा कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कि हमने कोई कमीशन नहीं देना किसी को भी, ना हमने मिराई को देना है, ना हमने आईसीआईसी, किसी को कोई कमीशन नहीं देना हमने, ठीक है। कुछ नहीं हमें जरूरत पड़ती। इससे क्या होता है फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये आपको दिख रहा है कि कैन इंक्रीज रिटर्न्स बाय मोर देन 0.2%, ठीक है। अब ये रिटर्न कैसे बढ़ेगा, ये जो परसेंटेज है ना, ये चार्ज करता है ब्रोकर के थ्रू। अगर हम कराते हैं तो वो कमीशन अपना काटते हैं यहाँ पर, 0.1 से लेकर 0.2 या 3% भी काट लेते हैं कोई भी ब्रोकर, तो ये बचा लेते हैं हम। अब ये आप बोलोगे यार तो 0.2% तो कुछ भी नहीं है, इसकी कैलकुलेशन भी ना मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको, पता लगेगा आपको लॉन्ग टर्म में कितना कितना असर करेगा आपको, ये बहुत ज्यादा, ठीक है। कोई कोई ब्रोकर तो 1% काट लेता है आपका अपना कमीशन, ठीक है, वो आपको पता भी नहीं लगेगा बेसिकली, ठीक है। इसके कॉन्स क्या है कि भाई, अगर कॉन सिर्फ यही है कि नीड टू मैनेज एवरी फंड ऑफ डिफरेंट फंड हाउसेज ऑन देयर ऐप या वेबसाइट, मीन्स नो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। बट यहाँ पर भी हम दो एप्लीकेशन है, केफिन कार्ड और माइकैम्स, जिनके के थ्रू हम सेंट्रली मैनेज कर सकते हैं उस चीज को। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो मैंने एक फंड आईसीआईसीआई का ले रखा है, एक मैंने मिराई का ले रखा है, एक मैंने एडलवाइज का ले रखा है, मान लो 3 फंड है। तो मुझे तीनों जो फंड अगर मैनेज करने हैं, ट्रैक करने हैं, तो मुझे तीनों पे लॉगिन बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उनको ट्रैक करना है तो तीनों पे लॉगिन करके ही मुझे चेक करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। बट ये जो दो एप्लीकेशन है ना, इनको आप कर लो इंस्टॉल फोन में, ठीक है। अपना रजिस्ट्रेशन कर लो इस पे, पैन कार्ड वगैरह डाल के जो भी मांगते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको एक ही एप्लीकेशन पे वो सारे फंड दिख जाएंगे, ठीक है। कुछ फंड्स हैं जो केफिन कार्ड पे दिखते हैं, कुछ हैं जो माइकेम्स पे दिखते हैं, सारे के सारे इन दोनों पे एक बार में सारे फंड्स केफिन कार्ड पे नहीं दिखते, सारे फंड माइकेम्स पे भी नहीं दिखते। ये बेसिकली दो आपको एप्लीकेशन की जरूरत होगी, इनका भी कोई चार्ज नहीं है, ये भी फ्री में ही है बिल्कुल। इनका भी आपको 1 रुपया चार्ज नहीं देना कभी भी, या फ्री में यूज कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया भाई डायरेक्ट फंड्स। अब आते हैं रेगुलर फंड्स क्या है, कि आपको हर फंड हाउस पे जाके आपको लॉगिन नहीं बनाना, यानी कि एडलवाइस पे जाके अलग लॉगिन नहीं बनाना, आईसीसी पे जाके अलग लॉगिन नहीं बनाना, ऐसा कुछ नहीं करना आपको कलेश, ठीक है। आपको क्या करना है कि जो ब्रोकर की साइट है या एप्लीकेशन है, उसी पे ही आप सारे फंड्स को खरीद सकते हो, ठीक है। वहां से आप आईसीसी खरीद लो, मिराई खरीद लो, एडलवाइस खरीद लो, या निपॉन खरीद, जो मर्जी आपको वहां से खरीद लो, वो एक ही एप्लीकेशन पे आपको सारी फैसिलिटी देता है। इसी चीज के वो ये कमीशन चार्ज करता है बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मान लो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, तो आपको उसकी एएमसी भी देनी पड़ेगी, जो होती है 300-400 रुपए पर ईयर एटलीस्ट। 300-350 रुपए से कम तो है नहीं किसी का भी, ठीक है। तो ये आपको देना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये दो चीजें आप बचा रहे हो बेसिकली डायरेक्ट फंड्स में लेके, ठीक है। तो ये हो गया रेगुलर फंड्स।
सेलेक्ट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन। अब बात आती है कि भाई हमने आईडी कैसे क्रिएट करनी है। जैसे हम यहाँ बात कर रहे थे डायरेक्ट फंड्स कौन से हैं, और ये, हाँ, ये पहले आपको एक चीज दिखा देता हूँ। ये जो आपको 2% कम दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पर एक कैलकुलेटर मेरे पास है, ठीक है, सिप कैलकुलेटर। ठीक है, अगर मान लो मैंने 1000 रुपीज करता हूँ मैं इन्वेस्ट, ठीक है, और मेरा मेरा मान लो सिप जो है 12% का मुझे रिटर्न दे रहा है। मैंने इसमें 10 साल के लिए पैसे लगा दिए या 20 साल के लिए लगा दिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 20 ईयर्स के लिए मैंने 20 ईयर्स के लिए मैंने पैसे लगाए हैं इसमें। तो देखो, जो मेरा टोटल अमाउंट जो मैंने इन्वेस्ट किया है बेसिकली वो है 2,40,000। ठीक है, जो टोटल वैल्यू है वो है 9,99,000, लगभग 10 लाख के आसपास ही पैसा मेरा 20 साल में बन जाएगा। अब ये तो होगी मान लो डायरेक्ट फंड है, मान लो ये, ठीक है। इसके ऊपर अगर आपने ब्रोकर के थ्रू किया है और वो मान लो 0.2% आपको कमीशन ले रहा है, 11.8% हो गया आपका इंटरेस्ट, ठीक है। आपको 9,99,000 से यहाँ पर 9,72,000 रह जाएगा। बेसिकली वो कमीशन आपके जो रिटर्न है उसके ऊपर लेता है, ना कि जो आपका ये वैल्यू है, जो टोटल वैल्यू आ रही है उस पर नहीं लेता। जो ओवरऑल रिटर्न है उसके ऊपर वो अपना कमीशन चार्ज करता है। 9,99,000 से आपकी वैल्यू रह गई 9,72,000, लगभग लगभग 28,000 रुपए आपके ब्रोकर को चले गए सीधा, ठीक है। ये बात हो रही 20 साल की। अब ये अमाउंट आपने बहुत छोटी लगाई हुई है, 1,000 रुपए की। अब ये अमाउंट मान लो 5,000 की हो, ठीक है, 5,000 की सिप हो फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर आपको रिटर्न उतना ही आ रहा है 12% 20 साल के लिए। आपने लगाए हैं 12 लाख रुपए, आपके बन गए लगभग 50 लाख रुपए, ठीक है, 49,95,000 अब यहाँ पे अगर मैं 2% दूंगा ना, 0.2%, मेरे 48,62,000, लगभग मुझे कितना हो गया, लगभग लगभग मुझे 60-70 हजार रुपए उनको कमीशन देना पड़ेगा। और ये मुझे पता ही नहीं लगेगा, बेसिकली जब मैं रिडीम करूंगा ना तब ये पैसा कट के आएगा मेरे को, ठीक है, क्योंकि वो आखिर में ही चार्ज करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि हर महीने चार्ज कर रहे हैं या हर साल को चार्ज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली ये जो चीज है ना, ये आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि डायरेक्ट फंड्स आर दी बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। अब एक दो चीज और देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं 1000 रुपीज लगा रहा हूँ, ठीक है, सबसे पहले मैंने बात करी थी ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन से क्या फर्क पड़ता है, या अगर मैं मान लेता हूँ 12% मेरा रिटर्न है, और यहाँ पर जो मेरा इन्वेस्टमेंट ईयर है, टाइम है, वो है 10 साल। देखो, 1,20,000 रुपए लगाए आपने, जो रिटर्न है वो बना लिया आपके 1,12,000, टोटल आपकी वैल्यू होगी 2,32,000 के आसपास, ठीक है। अब ये 10 साल में हुआ है 2,32,000। अब मैं इसको, इसी पैसे को 5 साल और कंटिन्यू कर लेता हूँ। देखो, 2,32,000 से सीधा 5,04,000 पहुंच गया। ऐसा आपका ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, डबल से भी ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट मिल गया। अगर मैं इसको 5 साल और लगा देता हूँ, 20 साल कर लेता हूँ, ये, सॉरी, 20 साल अगर कर लेते हैं, लगभग 10 लाख रुपए हो जाता है, ठीक है। यानी कि 10 लाख हो रहा है 20 साल में, और अगर आप इसको 10 साल लगाते हो तो 2,32,000, यानी कि अगले 10 साल में, 10 साल के बाद जो अगले 10 साल हैं उसमें आपको सीधा 7.5 लाख रुपए का फर्क पड़ रहा है। यानी कि जो पैसा आपने 10 साल में आपका बढ़ा है, वो अगले 10 साल में लगभग 3-4 गुना हो जाएगा, ठीक है, आपकी 1,000 रुपए सिर्फ से, ठीक है। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हर महीने बहुत ही नॉमिनल सा रिटर्न है, 12%। कोई भी अच्छे से इससे ज्यादा ही देती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये आपको इक्विटी में लगाओगे तो 15-16% रिटर्न कहीं नहीं है, आपको बड़े आराम से मिल जाता है एसआईपी के अंदर, ठीक है। इस तरह से आपको सिप सेलेक्ट करनी है, इक्विटी या हाइब्रिड या डेट, जो फंड आपको सूटेबल है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेटर में मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दी, और इसमें क्या है जो आपको बतानी है मुझे चीज, ठीक है। ओके, अभी इसको लगाना कैसे है, अब चलते हैं वहां पर, ठीक है। इसको लगाना कैसे है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा भी चलो एक टेस्ट कर रहे हैं बेसिकली। ऑप्शन लगभग सब में सेम ही मिलेंगे आपको करने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या लिखना है, जैसे मिराई एसेट है, मिराई का अगर हम शुरू कर रहे हैं, अगर मान लो आईसीआईसीआई का यूज करना है हमने, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आईसीआईसीआई एमएफ लॉगिन, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो हम आईसीआईसीआई में लॉगिन बनाएंगे, कोई सा भी ब्रोकर है उसके आगे बस एमएफ लॉगिन लगाना है, तो आप उसी पेज पे सीधे पहुंच जाओगे, ठीक है। मिराई में आपको क्या करना है, एसेट म्यूचुअल फंड लॉगिन है, यहाँ पर आप इसको फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन होगा, ठीक है। तो आपको, आप है न्यू इन्वेस्टर, आपने शुरू करना है तो न्यू इन्वेस्टर इन्वेस्टर पे जाएंगे, ठीक है। ये आपसे बोलेगा भाई पैन कार्ड लगाओ मुझे, ठीक है। तो पैन कार्ड लगाते हैं। तो
पैन कार्ड लगाने के बाद भाई आपको अगली विंडो पे ये दिखाई देगा कि पैन का जो है वो केवाईसी कंप्लाइंट है, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये थोड़े बहुत ऑप्शन आपको हर फंड हाउस पे थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, बट रजिस्ट्रेशन आपको न्यू यूजर आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें पूछ रहा है कि भाई आप रेजिडेंट तो नहीं हो कनाडा के या कहीं के, आपको बस चेकआउट करना है, पढ़ लो आप इस बार इसको और उसको आप एग्री कर लेते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे जाएगा, और ये सारे स्टेप आपको सिर्फ वो हैं, और बैंक अकाउंट वगैरह की डिटेल्स डाल के उसको वेरीफाई करना है। फिर आपको ये पेज पे आप आओगे, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इन चार टैब में से ट्रांजैक्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आएगा ऑप्शन आई सिप। बहुत सारे ऑप्शन है, इनको आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हो जब मर्जी। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्टार्ट कैसे करना होता है सिप को। आई सिप पे जाएंगे, ये वाला आपके सामने विंडो खुलेगा। यहाँ पर आपको स्कीम कैटेगरी, ठीक है, आपको इक्विटी में लगाना है, डेट में लगाना है, ये लिक्विड लिक्विड यानी कि हाइब्रिड फंड्स। ठीक है, इक्विटी सेलेक्ट करोगे आप तो यहाँ पे दो आपको ऑप्शन और भी मिल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हो या फिर डायरेक्ट। अगर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लगा रहे हो तो आपको यहाँ पर ब्रोकर का कोड देना पड़ेगा जो आपको ब्रोकर से मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो हम यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये ऑप्शन आपको वो ARN वाला वो हट जाएगा अपने आप ही। ठीक है, इक्विटी कर लिया, डायरेक्ट फंड ये सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्कीम सेलेक्ट करेंगे, कौन सी स्कीम में हमने लगाना है। जो मैंने आपको बताया था यहाँ से जो तरीका, कि भाई आप यहाँ से अपनी जो फेवरेट स्कीम है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे वो स्कीम को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये स्कीम मैं ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर प्लान कौन सा सेलेक्ट करना है, डायरेक्ट प्लान। ठीक है, यहाँ है हमारे पास ग्रोथ। ठीक है, एक और ऑप्शन आई बिलीव यहाँ पे आएगा, IDCW पे आउट और री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये क्या है डायरेक्ट प्लान के अंदर, ये दो ऑप्शन क्या कहते हैं। बेसिकली IDCW का मतलब होता है कि जो आपको इस सिप पे डिविडेंड मिलेगा, उसको आपको क्या करना चाहते हो, वो आप पे आउट लेना चाहते हो। अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे पे आउट वाला, तो वो जो डिविडेंड है आपके अकाउंट में आ जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा जब भी आपको वो ये जो फंड हाउस है रिलीज करेगा। ठीक है, दूसरा होता है कि IDCW री इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये है कि जो डिविडेंड आएगा वो पे आउट नहीं होगा आपको, वो डिविडेंड जो है वो आपको सेम आपका इन्वेस्ट हो जाएगा वापस आपके फंड आपके उसी सिप में। ठीक है, ये ऑप्शन और बेसिकली ये ऑप्शन सेम ही होते हैं, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ और IDCW आपका री इन्वेस्टमेंट, ये दोनों प्लान सेम है। बेसिक हम ये कर लेते हैं, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ सेलेक्ट करना है। आपकी फ्रीक्वेंसी रखनी है, देखो मैंने आपको बताया था कि हर एक फंड हाउस में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है, और हर सिप में नहीं मिलती है कि आप उसको हर वीकली करो या क्वार्टरली करो या फिर हाफ ईयरली। यहाँ पे दो आपको ऑप्शन मिलते हैं, मंथली या क्वार्टरली, और ये आपको ब्रोकर पे भी यही ऑप्शन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ब्रोकर पे आपको ये फ्रीक्वेंसी अलग मिलेगी, वहां पर भी आपको सेम ही आपको ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ मंथली अगर करते हैं हम, जो मिनिमम अमाउंट जो हमारा शो कर रहा है वो कर रहा है 1000 रुपीज, यानी कि आप यहाँ पे 500 नहीं कर सकते आप इन्वेस्ट। ठीक है, मिनिमम आपको 1000, 1500, 2000 ऐसा करके आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मिनिमम आपका यहाँ पर 1000 होना चाहिए। ठीक है, क्वार्टरली में क्या है, आपको यहाँ पे क्वार्टरली में भी सेम ही मिनिमम अमाउंट है 1000। तो आपका क्या है कि जनवरी में एक किस्त कट जाएगी, फिर अप्रैल में, तो इस तरह से 3-3 महीने बाद आपकी यहाँ पर आपकी SIP जो है वो कटेगी यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ अमाउंट भर दिया यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट डेट करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी डेट्स आ रही हैं 1 से लेकर 28 तक। तो कोई सी भी डेट सेलेक्ट कर लो, जैसे 5 करोगे तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली डेट सेलेक्ट करेगा नवंबर की। नवंबर में चल रहे हैं तो अपने आप यहाँ पे 2023 का आया 5 जनवरी का। ठीक है, अगर आपको अगले महीने शुरू करना है तो आप यहाँ 25 करोगे तो हो सकता है ये दिसंबर की दे देगा। ठीक है, ये अपने आप ही कैलकुलेट होता है, कुछ प्रोसेस होता है इनके बैक एंड में, तो अपने आप ही प्रोसेस करके आपको ये डेट दे देते हैं। अगर आपको अगले महीने शुरू करना है तो आप मैक्सिमम जो 25-26 तारीख है वो सिलेक्ट करोगे तो आपको पॉसिबली ये दे देगा। अगर आप 24-25 में ही लगा रहे हो, 24 आज मान लो 10 है, तो अगर मैं 24-25 नवंबर को लगाऊंगा तो मुझे जनवरी की ही डेट मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास, परपेचुअल है और ये ग्रेड आउट है। अगर इसको अनचेक करूंगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऐसे। यहाँ पर हम एंड डेट को जस्टिफाई कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अगर मान लो मुझे नहीं पता कि अभी मुझे कब तक चलानी है ये, तो मैं यहाँ ऑप्शन क्लिक करूँ परपेचुअल, तो ये 2099 तक अपने आप ही चलता रहेगा। तो बेसिकली ये लाइफ टाइम के लिए ऑप्शन हो गया आपके पास। ठीक है, इसको आप छोड़ दो, क्योंकि अगर हम RI के थ्रू इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो उसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो बैंक में रजिस्टर करूंगा वो बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ आ जाएगा, इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसको नो कर देंगे और यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। हमारा अभी कोई गोल नहीं है, अगर गोल है तो यस कर देंगे, फिर आपको और डिटेल भरनी पड़ेगी। नो करके इसको चेक करके सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको क्या होगा, आपको बैंक का लॉगिन ID पासवर्ड पूछेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, ताकि इसको पता लगे कि मैं कौन से बैंक से मुझे पैसा उठाना है। ठीक है,
तो उस पर्टिकुलर डेट पर मान लो ये आपने एवरी मंथ ऑफ 5 को लगाया हुआ है सिप का, तो 4 तारीख तक आप उसमें उतना बैलेंस रखें उस बैंक अकाउंट में, नहीं तो उस पर पेनल्टी लगती है। ठीक है, उस पर वो 300-400 रुपए की पेनल्टी डालते हैं, तो वो अच्छा नहीं है। तो उस डेट से पहले आप उसमें उतना बैलेंस रखें अपने बैंक अकाउंट में। ठीक है गाइस। ओके, सो आई होप जो मिस किया था वो आपको समझ आ गया सारी चीजें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो, और जो भी क्वेश्चंस हो कि रिडेम्पशन कब करनी चाहिए, करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लमसम कम कर सकते हैं एग्जिस्टिंग सिप में या वन टाइम इन्वेस्टमेंट के थ्रू लमसम कम, अगर ये सारी चीजें जाननी है तो मुझे कमेंट्स में बताओ। आई विल डेफिनेटली क्रिएट अनदर वीडियो फॉर यू गाइस। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।